बच्चों कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक के बच्चों चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। बच्चों इस चैप्टर का आज हम शुरुआत करेंगे और इसके पहले भाग में देखेंगे इसके बेसिक परिचय। ठीक है, तो बच्चों हम ये जानते हैं कि महासागर और महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार से होगा, और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है इस मानचित्र के द्वारा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो भाग है वो जल का भाग है, बजाय के स्थल के जल का भाग यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। और जल और स्थल का जब वितरण की हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जल ज़्यादा है और स्थल की उपस्थिति यहाँ पर कम पाई जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के तरह ही महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति की समस्या भी जटिल और विवादास्पद रही है। तो बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस बारे में मतैक्य नहीं है। विद्वान अलग अलग प्रकार के मत यहाँ पर जाहिर करते हैं। उसी प्रकार से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में भी मतैक्यता नहीं है। अलग अलग विद्वान इसके बारे में अलग अलग प्रकार की बातें यहाँ पर करते हैं और उनके अपने अपने अलग अलग प्रकार के मत यहाँ पर मौजूद हैं। महाद्वीप व महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावाच कहे जाते हैं। जब यहाँ पर उच्चावाचों की हम श्रेणियां बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी के जो उच्चावाच है वो महाद्वीप और महासागर है। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावाच है और तृतीय श्रेणी के उच्चावाच यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावाच जिसमें हम देख सकते हैं पृथ्वी के अंदर से निर्मित अर्थात भूगर्भ से निर्मित जितने भी प्रकार के उच्चावाच है वो द्वितीय श्रेणी में आएंगे, और उसके पश्चात अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप जो उच्चावाच का निर्माण होता है बच्चों वो तृतीय श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 70.8% भाग जल और 29.2% भाग स्थल भाग है, परंतु जल और स्थल की वितरण भी समान नहीं है। तो लगभग बच्चों यदि बात करें हम तो 71% जल और 29% भाग स्थल भाग माना जाता है। तो यहाँ पर जल की जो उपस्थिति है भारी मात्रा में देखने को मिलती है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है तो दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। मानचित्र में भी देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करें तो जल का भाग अधिक होगा। और इसका प्रभाव बच्चों हम आगे इसी पुस्तक में और दूसरी हमारी पुस्तक जो है 11वीं क्लास की उसमें भी देखेंगे कि इसके प्रभाव किस प्रकार से दिखाई देंगे। तापमान में, दाब में आदि में जो भिन्नता हमें दिखाई देगी वो इसी प्रकार से दिखाई देगी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जल भाग कम है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग रूप में सभी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर त्रिभुजाकार है जिनके आधार उत्तर में परंतु शीर्ष दक्षिण में पाए जाते हैं। यहाँ पर यह भी टेंडेंसी देखने को मिलती है बच्चों कि जितने भी महाद्वीप है वो त्रिभुजाकार रूप में हमें प्राप्त होते हैं और महासागरों की स्थिति भी लगभग इसी प्रकार से है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दे तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अधिकांश महाद्वीपों की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, त्रिभुजाकार है। लेकिन यह त्रिभुजाकार सीधा ना होकर के उल्टे त्रिभुज के आकार का माना जाता है। इस प्रकार से लगभग इनकी आकृति जो स्थल भाग की है वो इस प्रकार से है और जल भाग की है वो इस प्रकार से होगी। तो परंतु शीर्ष दक्षिण में है, शीर्ष यहाँ पर दक्षिण में है और जो आधार है वो उत्तर में पाया जाएगा। महासागर भी लगभग त्रिभुजाकार है। स्थल भाग के विपरीत महासागरों का आधार दक्षिण में और शीर्ष उत्तर में। ऐसी सामान्य टेंडेंसी है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है बच्चों की इसी प्रकार से होगा, और लगभग हमने यहाँ पर एक टेंडेंसी देखी है। उत्तरी ध्रुव के चतुर्दिक जल भाग का विस्तार है जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थल भाग का विस्तार ज्यादा है। और यह भी देखने को बात है बच्चों कि उत्तरी यदि ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ जल भाग है, ठीक है, उत्तरी सागर के रूप में। और दक्षिण यदि ध्रुव की हम बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में स्थल भाग, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर स्थल भाग की स्थिति देखी जाती है। तो दोनों की स्थिति कैसी है, बिल्कुल विपरीत अवस्था में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, प्रमुख विद्वानों का मत, इसके बारे में प्रमुख विद्वानों का मत किस प्रकार से है देखते हैं। जो केल्विन महोदय थे, केल्विन महोदय मानते थे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति, जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी गर्म ग्रह था, शुरुआत में आग का गोला था, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, जैसे जैसे इसकी शीतलन की अवस्था हुई, वैसे वैसे क्या हुआ,
इसके संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया। कुछ भाग संकुचन जैसे कि पपड़ी पड़ जाती है बच्चों, उस तरीके से क्या हुआ, कुछ भाग नीचे रह गया और कुछ भाग ऊंचा रह गया। ऊंचा जो भाग था वो महाद्वीप कहलाए और जो नीचा भाग था वो महासागर कहलाए। ये किसने कहा था? केल्विन महोदय ने ऐसा कहा था। तो केल्विन के अनुसार पृथ्वी के शीतल होने समय संकुचन के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। इस प्रकार ऊपर उठा हुआ स्थलीय भाग महाद्वीप बना और निचला भाग सागर की तली बना। तो बच्चों जैसे गर्म कोई चीज़ होती है तो उसके बाद वो ठंडा होता है तो उसमें पपड़ियाँ पड़ जाती है, तो कुछ भाग नीचा हो गया और कुछ भाग ऊंचा रह गया। ये पृथ्वी है और जब ठंडी हुई, ठंडी होने के पश्चात इसमें इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, तो ऊंचा उठा हुआ भाग महाद्वीप और नीचा वाला भाग महासागर बना। दूसरा है बच्चों सोलास। सोलास के अनुसार सोलास महोदय ने बताया था कि वायुमंडलीय जो दबाव है, जो वायुमंडल का जो दाब पड़ता है, जहां वायुमंडल का दाब अधिक पड़ा वो भाग निचला हो गया और जहां वायुमंडल का दाब कम पड़ा वो भाग ऊंचा हो गया और ऊंचे वाला भाग महाद्वीप बना और नीचे वाला भाग महासागर बना। इस प्रकार से सोलास महोदय ने महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति का कारण क्या बताया बच्चों? वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब को माना। सोलास के अनुसार महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण वायुमंडलीय दबाव की असमानता का परिणाम है। अधिक वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों में महासागर एवं कम वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्रों में महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो सोलास महोदय वायुमंडलीय दाब को इसका निर्माण का प्रमुख कारण मानते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो अगला है वह चैम्बरलिन। चैम्बरलिन के अनुसार जो ब्रह्मांडीय पदार्थ थे उनमें वितरण असमान होने के कारण महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। चैम्बरलिन के अनुसार महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति एवं वितरण ब्रह्मांडीय पदार्थ के असमान वितरण का परिणाम है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी उस समय ही पदार्थों का जो असमान वितरण है, कहीं पदार्थ ज़्यादा हो गए, कहीं पदार्थ कम हो गए। ऐसा चैम्बरलिन महोदय मानते थे कि उस समय से ही जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो जहां पदार्थ अधिक हुए वो महाद्वीप हो गए और उनकी स्थिति ऊंची हो गई और जहां कम पदार्थ थे वहां पर खड्डा हो गया, खड्ड हो गया, जिस कारण से महासागरों का निर्माण हुआ। इसके बाद बच्चों जेम्स एंड जेफरीज। जेम्स और जो जेफरीज है उन्होंने माना कि पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, घूर्णन करती हुई पृथ्वी की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ही महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। जेम्स एम जेफरीज के अनुसार घूर्णन की स्थिरता को प्राप्त करने के क्रम में पृथ्वी का आकार नासपति नुमा हो गया एवं ऊपर उठे हुए भाग द्वारा महाद्वीप एवं दबे हुए भागों द्वारा महासागरों का निर्माण हुआ। जिस तरीके से बच्चों नासपति होती है उसके आकार का होने के कारण ही जो भाग ऊंचा उठ गया वो महाद्वीप और जो नीचा रह गया वो महासागर हो गया। और इन जेम्स और जेफरीज महोदय के अनुसार जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जो घूर्णन कर रही है पृथ्वी, ये घूर्णन करती हुई पृथ्वी अपनी स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि एक नाशपाती को या एक खिलौने को हम घुमाते हैं और घुमाने के पश्चात वो बिल्कुल गोल आकृति में हो जाता है, और गोल आकृति जैसे कि नाशपाती की हमने बताया तो नाशपाती की आकृति के अनुसार हो जाता है। और जहाँ दबाव पड़ता है वहाँ पर खड्ड हो गया और जहाँ दबाव नहीं पड़ा वहाँ खड्ड नहीं हुआ और वहाँ महाद्वीप और दूसरी जगह पर महासागरों का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात अगला है हमारा लेपवर्थ एवं लव। लेपवर्थ एवं लव ने बताया कि महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति का कारण क्या है? वलन है। जो पृथ्वी पर उपस्थित जो चट्टानें हैं बच्चों, उन चट्टानों पर वलन होने के कारण, वलन का मतलब होता है मोड़ होना, ठीक है बच्चों, उनमें मोड़ पड़ जाना, वलन हो जाना, उस वजह से क्या हुआ? महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई। लेपवर्थ एवं लव ने महासागर एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया का होना बताया। लेपवर्थ के अनुसार पृथ्वी के शीतल होने के क्रम में संकुचन के फलस्वरूप वलन की क्रिया हुई तथा वलन
का अपनति वाला भाग और महाद्वीप तथा अभिनति वाला भाग सागर में परिवर्तित हो गया। अब वलन जब बच्चों पढ़ता है, जैसे कि कोई सीधी प्लेट है, कोई कागज है, ठीक है, जैसे ही हमें दबाएंगे, कोई प्लास्टिक के सामान है, कोई भी इस तरीके के सामान है, यदि हम उसको दबाएंगे तो वो दबने के पश्चात इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, दबने के पश्चात इस तरीके का हो जाएगा। और जो भाग ऊपर उठे, जो भाग बच्चों ऊपर उठे अपनति कहलाते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे, और जो नीचे हुए वो क्या कहलाते हैं, अभिनति। तो अपनति वाले भाग थे उनसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ ऊपर उठे हुए, और जो अभिनति वाले जो नीचे धरस गए उन भागों से महासागरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार की संकल्पना किसने बताई थी, लेफ्वर्थ एवं लव ने, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा लव के द्वारा एक अलग से सिद्धांत भी आया था। लव के अनुसार पृथ्वी की केंद्रीय आकर्षण शक्ति के कारण उसके धरातलीय भाग में विभिन्न स्थानों पर उत्थान एवं अवतलन की क्रिया हुई। तो ये उसी सिद्धांत में इन्होंने ऐड किया कि विभिन्न प्रकार के अवतलन की प्रक्रिया और उत्थान की क्रिया भी इसके द्वारा हुई, और इन्हीं वजह से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। इसके पश्चात बच्चों एक अलग प्रकार का सिद्धांत आता है, चतुष्फलक परिकल्पना। जो शुरुआती जो सिद्धांत थे, उसके बाद चतुष्फलक परिकल्पना ने अपने तर्कों और प्रमाणों के आधार पर बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त किया, ठीक है बच्चों। इसको काफ़ी समर्थन प्राप्त था तत्कालीन समय में। तो चतुष्फलक परिकल्पना क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ग्रीन महोदय इस संकुचनवादी सिद्धांत था, अर्थात वो मानते थे कि पृथ्वी दबाव के कारण, संकुचित अवस्था में आने के कारण ही इन महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अब बच्चों इस सिद्धांत के अंतर यह भी बात बताई ग्रीक महोदय ने कि चतुष्फलक की रचना 4 समबाहु त्रिभुजों के द्वारा हुई। समबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से पता चल रहा है बच्चों कि तीनों भुजाएं उनकी समान होगी, तीनों भुजाएं उसकी समान होगी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ऐसे त्रिभुज जो कि कितने हैं संख्या में, 4 हैं। तो 4 समबाहु त्रिभुज हैं, उनको यदि हम इस तरीके से रखें, ठीक है, उनको यदि हम इस तरीके से रखें तो इसके द्वारा हम महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और वर्तमान रूप में जो पृथ्वी की स्थिति है, अर्थात पृथ्वी में वर्तमान रूप से जो उपस्थित महाद्वीप और महासागर है, उनकी स्थिति भी इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छे से तर्कों से समझाया। तो उन्होंने बताया कि चतुष्फलक की रचना 4 समबाहु त्रिभुजों के मिलने से होती है एवं इसका आयतन धरातलीय क्षेत्र की तुलना में कम होता है। तो धरातल का जो क्षेत्र है उसकी तुलना में इसका आयतन कम होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है कि यह चूंकि हमारा द्विविमीय ही चित्र दिखाई दे सकता है हमें। यदि हम त्रिविमीय 3 डायमेंशन 3D के रूप में हम इसको दिखाए तो आप कल्पना में ये कर सकते हो कि चारों ओर ये त्रिभुज है, चारों ओर त्रिभुज हैं और सामने हमें एक त्रिभुज ही दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों चारों ओर इसके क्या है, त्रिभुज हैं, ठीक है। और कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। अब उन्होंने यह प्रयोगों के आधार पर बताया कि यदि गोला, चूंकि पृथ्वी कैसी है, लगभग गोल है, हालांकि इसकी आकृति जियोइड आकृति की है, लेकिन इसे हम लगभग गोल कह सकते हैं, ठीक है। तो इस गोले पर यदि हम चारों तरफ से समान रूप से यदि दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो उसकी आकृति कैसे होगी, उसकी आकृति चतुष्फलक आकृति के बराबर होगी। गोले पर यदि हमने समान रूप से यदि बल लगाया, समान रूप से यदि दबाव लगाया, तो चतुष्फलक आकृति का बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यह पृथ्वी का जो आकार है वो चतुष्फलक आकृति के द्वारा ही समझाया जा सकता है। प्रयोगों के आधार पर ग्रीन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक गोला
के धरातल पर चारों तरफ से समान दाब डाला जाए तो वह गोला चतुष्फलक आकृति में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह निष्कर्ष ग्रीन महोदय ने लगाया था। यहाँ पर यह देखा जाए तो इस सिद्धांत को ग्रीन ने पृथ्वी पर भी लागू कर दिया, और इस सिद्धांत के द्वारा जो चपटा भाग है बच्चों, आप कल्पना कर सकते हो कि इस तरीके का एक ऐसी आकृति बनेगी कि एक चपटा भाग होगा अर्थात ये वाला, और एक किनारे वाला भाग होगा। यहाँ पर ये चपटा सामने चपटा वाला भाग और ये किनारे वाला भाग हमें दिखाई देता है। तो चपटा वाला जो भाग है वहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ है, जबकि किनारे वाले जो भाग है वहाँ महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। यह बच्चों कल्पना करने पर ही समझ में आ सकता है। इस चित्र को आप कल्पना करें कि 4 त्रिभुज हैं, इस तरीके के 4 त्रिभुज हैं। आप चाहे तो घर पर बैठ करके इसकी कल्पना करके इसका निर्माण भी कर सकते हो, कोई बोर्ड, कोई गत्ते के द्वारा, कोई कागज के द्वारा इसका निर्माण कर सकते हो कि 4 समबाहु त्रिभुज लो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी भुजा समान हो, वो 4 ले लेना। 4 समबाहु त्रिभुज को आपस में सटा करके रख लेना। ठीक है, आपस में सटा करके जब रख लेंगे तो वो ऊपर, बगल में और इधर तीनों साइड उसके क्या बन जाएंगे, कोने बन जाएंगे। ठीक है, और बाकी के उनके बीच में एक पटल वाली स्थिति आ जाएगी, सपाट वाली जो स्थिति आ जाएगी। तो जो सपाट वाला जो क्षेत्र है, उस सपाट वाले क्षेत्र में क्या है, महासागर है, जबकि कोने वाले हिस्सों में क्या है, कोने वाले हिस्सों में महाद्वीपों की स्थिति ग्रीन महोदय ने बताई। तो बच्चों कल्पना करने पर यह चीज अच्छे से हमें समझ में आ सकती है। तो सपाट वाले हिस्से में इन्होंने बताया कि महासागर है। महासागर कौन कौन से, आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन मतलब हिंद महासागर, इस प्रकार के महासागर सपाट वाले हिस्से में है। जबकि बच्चों जो किनारे वाले हिस्से हैं उनमें हम महाद्वीपों की स्थिति देख सकते हैं, जैसे कि कनाडा महाद्वीप, यूरोप, कनाडा। उस समय बच्चों कनाडा महाद्वीप पहले भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है। कनाडा का मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताया है। स्थिति बता रहे हैं यहां पर कि कनाडा की स्थिति इस प्रकार से है। कनाडा, साइबेरिया अर्थात रूस वाला हिस्सा, यहां अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, और यहां उसके पीछे की ओर कल्पना करने पर इसके पीछे की ओर यूरोप महाद्वीप हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने, ग्रीन महोदय ने यह चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार इस चतुष्फलक आकृति के चपटे भागों पर महासागर एवं किनारे वाले भागों अथवा कोणात्मक भागों पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसे कि मैंने बताया था। उत्तरी सपाट भागों पर आर्कटिक महासागर एवं शेष 3 चपटे भागों पर प्रशांत महासागर, अंध महासागर और हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर का जो सपाट भाग है, जो ऊपर की ओर है, वो आर्कटिक महासागर, इसके अलावा अटलांटिक महासागर, इंडियन महासागर, हिंद महासागर जिसको कहते हैं, और पीछे की ओर जो नीचे की साइड में हमें दिखाई देगा वो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। इस प्रकार से हमें यहाँ महासागर दिखाई देंगे। इसी के प्रकार जल के ऊपर उठे हुए चारों कोणात्मक भागों पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप फैले हुए हैं। तो बच्चों यहाँ एक कोने पर तो उत्तरी दक्षिण अमेरिका, दूसरे कोने पर यूरोप और अफ्रीका, तीसरे पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और चौथे पर अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, चतुष्फलकीय आकृति के अनुसार ही महाद्वीप एवं महासागर प्रतिध्रुवीय स्थिति में है। बच्चों यह भी देखा जाता है कि पृथ्वी पर महाद्वीपों के पीछे की स्थिति में, अर्थात जो हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब के पीछे की ओर देखें तो महाद्वीपों के पीछे की ओर महासागर और महासागरों के पीछे की ओर महाद्वीपों की स्थिति हमें दिखाई देती है, जिसे प्रतिध्रुवीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि इसी के कारण ही महाद्वीप और महासागर प्रतिध्रुवीय स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि लोथियन ग्रीन ने चतुष्फलकीय संरचना हमें बताई। अब चतुष्फलकीय संरचना में क्या था बच्चों कि 4 हमने समबाहु त्रिभुज रखे,
4 संभव त्रिभुजों के द्वारा हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से रखने के पश्चात जो आकृति आई उसे चतुष्फलक आकृति हमने कही, और इसके द्वारा जहाँ पर जो चपटे सपाट जो स्थिति है वहाँ महासागरों की स्थिति हुई, और जो कोणात्मक स्थिति हुई वहाँ महाद्वीपों की स्थिति पाई जाती है ग्रीन महोदय के अनुसार। इसके बाद उन्होंने देखा जो उत्तर में आर्कटिक महासागर, इंडियन महासागर अर्थात हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, और नीचे की साइड में क्या होगा, नीचे की साइड में होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। इसी के अलावा यदि किनारों वाले हिस्से की मैं बात करूं तो यहाँ एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दूसरी ओर है बच्चों साइबेरिया या रूस वाली स्थिति, एक पीछे की ओर है यूरोप और अफ्रीका वाली स्थिति, और चौथा है अंटार्कटिका अर्थात दक्षिणी जो महाद्वीप है अंटार्कटिका वो वाली स्थिति। इस प्रकार से यह पूरी पृथ्वी की स्थिति हमारे सामने दिखाई दी। हालांकि बच्चों वक्त के साथ में इन परिकल्पनाओं को भी गलत साबित कर दिया गया और बाद में नई नई परिकल्पनाओं का विकास हुआ, जिनके बारे में हम अगली क्लास में बच्चों पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।